हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आपके एग्ज़ाम में 2-4 दिन ही बाकी है। मेरा एक ही सिद्धांत रहता है, थोड़ा पढ़ता हूँ लेकिन अच्छा पढ़ता हूँ, और जो पढ़ता हूँ उसका बार बार रिविजन करता हूँ, और जो आपको पढ़ाता हूँ उसको भी बिल्कुल सटीक और बिल्कुल अच्छा और एकदम करेक्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा सिद्धांत ये रहता है कि मेरे सामने हमेशा सिलेबस रहता है और पूर्व वर्षों के प्रश्न रहते हैं, और ये देखता हूँ कि पूर्व वर्षों में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आगामी वर्षों में भी वहाँ से ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। लेकिन आपको सबसे पहले कम से कम आपका 2-3 बार सिलेबस तो कंप्लीट होना आवश्यक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वहाँ से ही क्वेश्चन बैठे। आपके 100 में से लगभग 60-70 क्वेश्चन तो आपके पूर्व वर्षों के पेपरों के आसपास से बैठ जाते हैं, लेकिन जो 30% होते हैं वो आपके गहराई से जो अध्ययन किया होता है वहाँ से ही बैठते हैं। लेकिन देखते हैं विश्व के भूगोल में, तो विश्व के भूगोल में संभावना ये है कि आपके पूर्व वर्षों के पेपरों से ही आपके क्वेश्चन बैठने की पूरी संभावना है। किस तरह से देखिए, और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आपको बिल्कुल सही बैठाया जाए, यानी कि एकदम बिल्कुल पढ़ाया जाए, तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पहले आपको समझिए किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए। 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए और 2016 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। किससे? पर्यावरणीय समस्याएं और उनके निदान हेतु वैश्विक रणनीति। और मैंने कोशिश की है कि आपके 200 से 500 क्वेश्चन बनाने की, आपके पूर्व वर्षों से सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिनको मैं आपको जल्द ही उपलब्ध करवा दूंगा। अब आपको क्या समझना है? क्वेश्चन पूछा गया आपके 2018 में, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम यानी कि मुद्दा क्या था। पहले तो आपको इस तरह से ध्यान रखना था कि भारत में अभी तक केवल विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक बार भारत में आयोजित किया गया था। यानी कि 2018 का जो पर्यावरण दिवस था, विश्व पर्यावरण दिवस, वो केवल भारत में ही आयोजित किया गया था अब तक जितने पर्यावरण दिवस हुए, और उसका मुद्दा था प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कि 2022 विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है और कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 को स्वीडन में आयोजित किया जा रहा है। यानी कि स्वीडन में मनाया गया कौन सा? पर्यावरण दिवस 2022। अब आपको एक बात चीज और देखनी है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस भी कहाँ मनाया गया था? स्वीडन में ही मनाया गया था, 1972 में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। इस तरह से आपके एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कौन सी वर्षगांठ है? यानी कि ये 50वीं वर्षगांठ है। यानी कि आपके प्रथम 1972 और ये 50वां विश्व पर्यावरण दिवस है। इस कारण आप देख सकते हैं कि प्रथम और 50वीं जो पर्यावरण दिवस है वो एक ही देश में मनाया गया। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आपके इस बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि इसकी थीम क्या थी, इसका मुद्दा क्या था? तो इसका मतलब था ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी। ये इसका मुद्दा था जो आपके इस बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको अपने 2-5 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सही करने एग्जाम में, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ? पहले तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है क्या। इसका शॉर्ट रूप है UNFCCC, यानी कि UNFCCC, यानी कि इसका इंग्लिश में नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये दोनों यही है। 2016 में भी यही पूछा गया, 2018 में भी यही पूछा गया। इसका पूछा गया कहाँ आयोजित हुआ, एक केटोवाइस में आयोजित हुआ था। और 2016 में पूछा गया यही क्वेश्चन, केवल ये इंग्लिश में दिया हुआ था, कब लागू हुआ, यानी कि UNFCCC कब लागू हुआ? 21 मार्च 1994 में लागू हुआ। अब आपको इसको समझना है। क्या समझना है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो, यानी कि ब्राजील के शहर था रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में लगभग 4 मुद्दे उठाए गए, यानी कि इसमें मुख्य रूप से 4 मुद्दों पर चर्चा की गई थी। पहला मुद्दा था जलवायु परिवर्तन पर, दूसरा था जैव विविधता पर, तीसरा था सतत विकास पर, और चौथा था मरुस्थलीकरण पर। तो जलवायु परिवर्तन के लिए इन्होंने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था UNFCCC, यानी कि CCC।
तो इसका गठन किया जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसका निर्णय तो लिया गया 1992 में प्रथम प्रति सम्मेलन में, लेकिन इसका गठन किया गया था 21 मार्च 1994 को। और फिर इसके द्वारा ही, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के द्वारा ही, यानी कि UNFCCC के द्वारा ही सर्वप्रथम कोप सम्मेलन का आयोजित किया गया। यानी कि कोप सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के द्वारा आयोजित किया जाता है। और प्रथम कोप सम्मेलन 1995 में जर्मनी में आयोजित किया गया। और अब तक 27 कोप सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। कितने? 27 कोप सम्मेलन का आयोजित हो चुका है। और जो तीसरा कोप सम्मेलन का आयोजन हुआ वो हुआ जापान के शहर क्योटो में। कब हुआ? 1997 में। और आपको दिनांक जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि सबको पता है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में। तो आपको ध्यान रखना है कि 11 दिसंबर को ये आयोजित हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा गया यहाँ से कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। यानी कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से संबंधित इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 6 गैसों की पहचान की गई जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। इस तरह से अगर आपके इस बार ये पूछ सकते हैं, जिस तरह से आपके पूछा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। इसी तरह आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है। कैसा? जैसे आपके आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया, क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ऑप्शन बिल्कुल सबके समान थे, जैसे 1987, 1987, 1987, 1987। केवल दिनांक अलग थी, एक में 5 फरवरी थी, एक में 16 सितंबर, एक में 25 फरवरी और एक में 18 सितंबर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो आपको पहले तो याद होना चाहिए कि इसका संबंध है ओजोन परत से संबंधित है। यानी कि ओजोन परत के लिए, यानी कि ओजोन जो गैस है, यानी कि जो ओजोन गैस के लिए जो CFC जो जिम्मेदार है, उसको कम करने के लिए इसका आयोजन किया गया। अब आपको पता होगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन, यानी कि गठन कब किया गया, तो 16 सितंबर 1987 को इसका गठन किया गया या आयोजन किया गया, जैसा भी आप समझे। तो ओजोन दिवस भी कब? 16 सितंबर को। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन 16 सितंबर को। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन गैस से संबंधित है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपके, जिसमें आपकी ये पर्यावरणीय समस्या है और उसके निदान हेतु वयस्क रणनीति से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन तो आराम से आपके आ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों छूट जाएंगे। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके जितने भी, जैसे करंट अफेयर के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, उनसे आसपास से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग मैं 300 से 500 क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके, जो 1-2 दिन में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और मैंने उसके लिए 1-2 व्यक्तियों को भी रखा है, ताकि आपके एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले आपको उपलब्ध हो सके। मेरी यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं आपके अधिक से अधिक फायदा हो, और आपकी जो मेहनत है वो मेहनत में और 2-4 कदम और मेरा लग सके आपके लिए। तो इस तरह से बात कर सकते हैं। तो इसमें जैव विविधता, सतत विकास एजेंडा 21 और मरुस्थलीकरण रियो डी जेनेरो में 4 मुद्दों पर बात की गई थी। लेकिन इसमें एक और पूछ सकते हैं, एजेंडा 21 यानी कि सतत विकास के लिए जो प्रति सम्मेलन हुआ था, उसके लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो आपके पूछ सकते हैं कि ब्रंटलैंड आयोग का संबंध किससे है? तो ब्रंटलैंड आयोग का संबंध है सतत विकास से। और ब्रंटलैंड आयोग का गठन इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका गठन तो हुआ था 1992 में, लेकिन बोल सकते हैं कि जो ब्रंटलैंड आयोग था उसका गठन मुख्य रूप से 1983 में माना जाता है, क्योंकि ब्रंटलैंड आयोग 1992 से पहले विश्व पर्यावरण विकास आयोग के नाम से जाना जाता था, और 1992 से इसका नाम हो गया ब्रंटलैंड आयोग। तो ब्रंटलैंड आयोग का संबंध किससे है? सतत विकास से इसका संबंध है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह आपके जैव विविधता से CBD आप क्या सकता है? तो इसका जो गठन हुआ था 29 दिसंबर 1993 में इसका गठन
हुआ था। तो ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो था, प्रयास था कि आपके कहीं इनमें से मेरे पढ़ाने से आपके जो क्वेश्चन छूटे हुए थे, क्योंकि आपके इसमें 4 से 6 क्वेश्चन आपके विश्व भूगोल से आते हैं और कहीं ना कहीं 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ सकता है जीके के फर्स्ट पेपर में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप देखते ही भूल जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक वीडियो में आपके अधिक से अधिक शब्द आ सके, इसलिए मैं छोटा लिखता हूं, तो आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करो, जिससे आपको शब्द बिल्कुल अच्छा दिखाई दे। और जिनके विश्व भूगोल बिल्कुल कमज़ोर था या जिनका पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं था, जिनको डर था कि फर्स्ट पेपर में विश्व भूगोल में कहीं क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बोल सकता हूं कि उनके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इस एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करूंगा कि आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा पाए। अब देखते हैं इसको कैसे समझना है आपको। आपके बहुत सी बार क्या होता है कि आपके महाद्वीपों, महासागरों में महासागरीय धाराएं पढ़ाई जाती है, लेकिन महासागरीय धाराएं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आपके स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अभी तक जैसा कि मैं बताता हूं कि आपको पहले तो क्वेश्चन कराता हूं और उसके आसपास ही आपको जीके यानी कि आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट कराता हूं। पहले आपको क्वेश्चन देखना है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपके 2013, 16, 18 का जो सिलेबस है बिल्कुल समान है और उसी हिसाब से आपके पेपर पूछा जाता है। किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने आंसर भी लिख दिया बहुत सारे क्वेश्चनों का, और जिनका आंसर नहीं लिखा उनको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। उसमें ऑप्शन था ब्राजील और अन्य देश था, तो उस ऑप्शन के अनुसार ब्राजील की जनसंख्या सर्वाधिक थी। महाद्वीप और उसकी विशेषताओं को सम्मिलित कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था। महासागर और सीमावर्ती सागर को सम्मिलित कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था। महासागर को अच्छे से पढ़ेंगे। महाद्वीपों का जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले अवरोही और आरोही में समझना आप। देखो, अवरोही में 4 शब्द है और आरोही में 3 शब्द है, ठीक है। तो आरोही में 3 शब्द है तो इसलिए छोटा हुआ, और अवरोही में 4 शब्द है इसलिए ये बड़ा हुआ। तो जहां अवरोही आ जाए तो उसका मतलब है बड़े से छोटे की ओर, यानी कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उससे छोटे की ओर। जैसे आपके सबसे बड़ा महाद्वीप मान लीजिए आपके क्षेत्र की दृष्टि से एशिया है, फिर एशिया से अफ्रीका, अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आपके अवरोही क्रम में हुए, बड़े से छोटे की ओर। अब आरोही छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर। तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को समझना है। केवल समझने के चक्कर में ही अपने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इनको आपको गलत नहीं करना है। महाद्वीप, द्वीप को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित ज्यादा वाले आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसमें। होकिडो व वोंसु विभाजित होता है, इसको आराम से देखेंगे। कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है, तो पूर्वी यूरोप जनसंख्या की कमी के कारण यानी जन्म दर के घटने के कारण चुनौती का सामना कर रहा है। वहीं आपके सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है मध्य अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा, वो अंटार्कटिका से छोटा है, तो ये पता है आपको, यही से यूरोप है। किस महासागर में सबसे वृद्ध मध्य महासागर एकटक है, तो अंटार्कटिक महासागर में है, सबको पता है। पृथ्वी पर भूमि की सतह की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 840 मीटर है औसत ऊंचाई। और देखा जाए तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ किलोमीटर है। अब इसको समझना आप, मैं आराम से समझाऊंगा क्योंकि आपके द्वीप बहुत पूछे जा रहे हैं इसमें, तो इसको समझना। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और भौगोलिक रूप से यानी कि जिसकी जो गिनती होती है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होती है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये यानी कि यहाँ की जो सरकार है वो डेनमार्क देश के द्वारा होती है। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में एक देश है, यानी कि ये नॉर्वे और स्वीडन के पास का एक देश है। इंडोनेशिया आपको मैं समझा रहा हूँ, ये तो है आपका सबसे बड़ा द्वीप, लेकिन इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया, और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। समझना आराम से। और अगर पूछे नदीय द्वीप तो मांजुली है ब्रह्मपुत्र में, असम में, आपको पता है। अब ग्रीनलैंड में दूसरे अक्षर पर क्या है, न है, तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, दूसरा सबसे बड़ा देश, तो ग्रीनलैंड में दूसरे अक्षर पर क्या है, न से क्या बन रहा है, न, यानी कि न्यू गिनी।
न्यू गिनी में आगे क्या है न, तो ग्रीनलैंड में दूसरा क्या है न। तो अगर आपके क्रम से जमाने का आएगा कि निम्न द्वीपों को क्रम से जमाइए, द्वीपों को क्षेत्रफल की दृष्टि से या छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर, तो ग्रीनलैंड के बाद में दूसरा क्या आएगा, न्यू गिनी, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अब आपके न्यू गिनी को पूछ सकते हैं कि कहां पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है और दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर में है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको विश्व का नक्शा याद है तो आपको किसी भी ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपके विश्व का नक्शा दिमाग में बैठ जाए तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपका विश्व का कौन सा भी प्रश्न गलत करने से। वो तो समय कम है आपके पास, नहीं तो समय ज़्यादा होता तो मैं आपको अच्छे से बताता उनको। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 400-500 क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि आपको उपलब्ध करवा सकूँ, और जल्दी ही 1-2 दिन में मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा, और उसका काम भी चल रहा है। देखिए, न्यू गिनी हो गया, तीसरा है बोर्नियो। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। फर्स्ट, दूसरा न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान को देखना, आपको जापान को आपको बता दिया इंडोनेशिया है, तो जापान में सर्वाधिक पूछा जाता है। आपके इस तरह से पूछ सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या में आगे ज है और जावा में भी क्या है, ज है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है जावा, जो इंडोनेशिया देश में है, यानी कि जावा सबसे बड़ा द्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से। और दूसरा स्थान किसका है, ओंसू द्वीप का। किसका है, ओंसू द्वीप का, जो जनसंख्या की दृष्टि से। इसी तरह आपको पता है कि जावा में पीछे क्या है, वह, अब बोरोबुंदर में भी क्या है, वह, यानी कि वो या ब। तो जो आपको पूछा गया था बोरोबुंदर बौद्ध मंदिर कहां पर है, एक बार पूछा गया था आंसर कि कौन से द्वीप पर बोरोबुंदर बौद्ध मंदिर है, तो जावा द्वीप पर है। ठीक है, इसी तरह आपके जापान में पूछा गया था बिल्कुल ये वाला, लेकिन यहां पर कौन सा, होकडो और होन्सो में विभाजित होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जापान में कुल मिलाकर 4 द्वीप है, यानी कि जापान 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। देखा जाए तो ओंसू, होकिडो, शिकोगु, क्यूशु 4 द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है होन्सू द्वीप है और सबसे छोटा द्वीप है शिकोगु। ठीक है, और सबसे उत्तरी है ओकोल्डो और सबसे दक्षिण में है क्यूशु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा शिकोगु ये जापान के द्वीप है जब बसा हुआ है। इसके बाद में अब आपके ये भी आ सकता है कि यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है ब्रिटेन या इंग्लैंड, इस तरह से आप बोल सकते हो, क्योंकि इंग्लैंड या ब्रिटेन यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन आइसलैंड यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपके क्रम से आ सकते हैं, बेपिन द्वीप कनाडा में है, जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। इस तरह से आपको द्वीपों को ध्यान रखना है, क्योंकि आपके 2-3 बार क्वेश्चन बन चुके हैं। लेकिन साथ में फिर भी मिलान वाले आपको बता दूं, क्योंकि आपके ये पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, उन क्वेश्चनों के आंसर में थे, क्योंकि आपके अधिकांश क्वेश्चन वहां से ही बनते हैं पूर्व वर्षों के ऑप्शन के आंसरों से। जैसे आपके पूछा गया था तो मिलान वाला आ सकता है, क्योंकि आपके सुमेलित आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एजोर द्वीप किस महासागर में है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्यूरिल द्वीप किस महासागर में है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। इस तरह से, तो एजोर द्वीप किस में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्यूरिल द्वीप किस में है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सभी को पता है कि इन महाद्वीपों की क्या विशेषता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या विशेषता है इनकी। जैसे ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीप उसको बोलते हैं ऐसा कोई सा भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, उसको द्वीप बोलते हैं। और ऐसा भूभाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब का प्रायद्वीप है। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप है। अद्भुत वनस्पति और पशुओं का अजायबघर भी कहते हैं इसको। अंटार्कटिका को विश्व की प्रयोगशाला, श्वेत महाद्वीप और निर्जन महाद्वीप भी बोलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को पिछड़ा महाद्वीप, अंधेरा महाद्वीप भी बोलते हैं। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना और सभी धर्मों की जननी और महाद्वीपों का महाद्वीप भी बोलते हैं। पिछली बार आपके 4 ऑप्शन थे इस तरह से, और आपके सुमेलित वाला आया था, किनको सुमेलित कीजिए। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो
एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यूरोप पूछा गया था आपके जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और आपके जैसे ब्राजील है, तो ब्राजील आप जानते हो तो पांचवा सबसे बड़ा देश है। इसी तरह आपके जो सीमावर्ती सागर थे, जैसे दक्षिणी प्रशांत महासागर में सुलू सागर है, कोरल सागर इसके सीमावर्ती सागर है, उत्तरी अटलांटिक में सारगोसा सागर और आर्कटिक में कारा सागर है। इस तरह से आपको इनको देखना है। अब देखिए कि महासागरों की प्रमुख विशेषताएं, और महासागरों को एक बार समझिए तो आपको अच्छे से समझ में। तो अब मुख्य रूप से आप महासागरों की विशेषताएं देख लीजिए, क्योंकि आपके पास गाइड है, बुक है, उसमें सबकी विशेषताएं दे रखी है, लेकिन जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं उनके बारे में देख लीजिए। प्रशांत महासागर ये 1/3 भाग पर फैला हुआ है और इसका आकार त्रिभुजाकार है, और ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ है, और इस महासागर पर बेरिंग जलसंधि है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर गुजरती है। आपको यही पूछा गया था। मेरियाना गर्त इसका सबसे गहरा गर्त है, जिसकी जो एक तरह से जिसका रिविजन करना है उसके लिए अच्छा है, और जिन्होंने बार बार पढ़ रखा है उनके लिए इनको देखना या नहीं देखना वो बात बराबर है, लेकिन आपका एक बार रिविजन कर लीजिए क्योंकि आपके रखा हुआ है। मेरियाना गर्त जिसकी गहराई है 11,022 मीटर, और इस प्रशांत महासागर में लगभग 2,000 द्वीप हैं। ये सब आपके सुमिलित वाले हैं। तो और इस महाद्वीप में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां मिलती है, और भारत का आपको पता है कि जो लक्षद्वीप समूह है वो प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप समूह है। प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से मूंगे के द्वारा एक जीव होता है उसके द्वारा बनी रहती है। और इस महाद्वीप में सर्वाधिक अग्निविलय मिलते हैं। अग्निविलय का मतलब है कि इस महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, ये आपको देखना है। यानी कि सर्वाधिक जो ज्वालामुखी भूकंप आता है, इस कारण इसको प्रशांत महासागरों को अग्निविलय भी कहा जाता है। और इस महासागर में आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरियाना गर्त नहीं आए तो क्यूराइल और मिडनाओ गर्त को आपको ध्यान रखना है मिलान वाले में, कि कौन सा गर्त किस महासागर में है। तो क्यूराइल गर्त और मिडनाओ गर्त भी किस में है, प्रशांत महासागर में है। ये आपको मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह अटलांटिक महासागर जो 1/6 भाग में फैला हुआ है, इसके आप देखोगे तो इसमें पूछा गया था कि आपके सबसे जो बड़ी जो घटक है विश्व की महासागरों की, वो थी मध्य अटलांटिक घटक, जो अटलांटिक महासागर में है, जो उत्तर में आइसलैंड से लेकर और दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है, जो विश्व की सबसे लंबी घटक है अटलांटिक महासागर में है। इसका आकार इस आकार है, और इसका सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त, जो 8,392 मीटर गहरा है। और इसका जो आपको देखते हैं, इसके अलावा जो गर्त हैं जो इसके बाद भी नहीं पूछे, तो रोमेसे गर्त या साउथ सैंडविच गर्त इसके अन्य गर्त हैं। इसी तरह अनेक सीमांत सागर आपको ध्यान रखना है कि एड्रियाटिक सागर, कैरिबियन सागर, काला सागर, हडसन की खाड़ी और भूमध्य सागर, ये इसके उपसागर हैं, यानी कि सीमांत सागर है। और कैरिबियन सागर में ही आपको पता है कि बरमुंडा ट्रायंगल है, यानी कि कौन से महासागर में बरमुंडा ट्रायंगल है, तो इसमें ही है अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्तम यातायात मार्ग है, यानी कि जो जल मार्ग है सबसे व्यस्तम, क्योंकि इसके एक तरफ तो उत्तरी अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप है, यानी कि 2 विकसित महाद्वीप है। इस कारण ये सबसे व्यस्तम महासागर भी माना जाता है। ठीक है। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसी महासागर को होता है। अगर आपके पूछे कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहाँ होता है, तो ध्यान रखना कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में, न कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। इसी तरह आपको हिंद महासागर के बारे में देखना है। इसका आकार एम आकार है, और इसको अर्ध महासागर या रत्नाकर भी कहा जाता है। और इसके बाद में इसका सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त। कहाँ पर, कौन सा है, सुंडा गर्त, जिसकी गहराई है 8,152 मीटर। और इसके अनेक सीमांत सागर है, लाल सागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी, मोजम्बिक चैनल इसके उप यानी कि सीमांत सागर है। इसी तरह आर्कटिक सागर जो उत्तरी गोलार्ध में है, एकमात्र सागर जो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, तो आर्कटिक महासागर है। इसको आपको पता है कि इसको ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं। इसका सबसे गहरा गर्त है यूरेशियन गर्त। इस तरह से आपको एक रिवीजन करा दिया महासागरों के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत कुछ कंप्लीट हो गया होगा। और जो 400 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है जो है वो आपको जल्दी ही हमारे ऐप पर मिल जाएगी, क्योंकि आप अभी तक मैंने ऐप के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे कौन सा भी कोर्स नहीं बेचना था, ना कुछ टेस्ट ही चलानी थी। मुझे तो केवल उसको एक तरह से आपको मुझे यूट्यूब के माध्यम से सब कुछ फ्री पढ़ाना था, लेकिन मुझे लगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना है, तो इसलिए मैं
ऐप पर वो पीडीएफ अपलोड कराऊंगा ताकि सभी अभ्यर्थियों को पहुंच सके। और जिन व्यक्तियों ने काम किया है मेरे साथ, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिलता, स्कूल में जाता हूँ, अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और बहुत बिजी टाइम रहता है, तो उनको भी कुछ मुझे देना है। तो इस कारण उनसे आपसे कुछ फीस लूँगा, जो भी लूँगा बहुत कम लूँगा, क्योंकि उन जिन अभ्यर्थियों ने इतनी मेहनत की है तो उनको भी देना है। तो इस कारण मुझे वो जो 500-400 पेज की जो पीडीएफ है, जो यानी क्वेश्चन की पीडीएफ है, वो आपको 1-2 दिन में उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आपके 3 घंटे में ही आपके क्वेश्चन पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। और जिसको आवश्यकता नहीं है वो नहीं ले, जिसके पास बहुत से टेस्ट सीरीज है वो नहीं ले, यानी कि वही ले जिनको लगता है कि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है या ये टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस कंप्लीट करना है। उसमें पीडीएफ में लगभग आपके पूरी मैंने कोशिश की है कि आपके विश्व भूगोल, मानो जो भारत भूगोल, सब कुछ उसमें कंप्लीट हो जाए और उनके आसपास से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाए। और राजस्थान करंट अफेयर का भी जो पूर्व वर्षों में इस साल जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं जितनी परीक्षाओं में, उसका समावेश करने की मैंने कोशिश की है। वो काम में अकेला नहीं कर पाता, इस कारण मैंने 1-2 लड़कों को लगाया था, ताकि उनको थोड़ा पेमेंट दिया है और उनको मेहनत की है, तो उसका उनको आपसे लेना पड़ेगा और आपसे लेना लूँगा तभी उनको दूंगा। बाकी मेरे ऐप पर अभी तक ना तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज चलाई, ना कोई कोर्स चलाया, और चलाता तो बहुत इनकम होती, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छे यूट्यूब पर ही पढ़ाया जाए। धन्यवाद। इस वीडियो में विश्व भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है वो दिए गए हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आपके 70 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाले हैं। यानी कि विश्व भूगोल ऐसा विषय है जो आपको 5 में से 5 क्वेश्चन दिलाएगा। देखिए कैसे 2016 से 18 तक अब तक प्रत्येक साल 5 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप इसका एक पाठ्यक्रम भी देख सकते हैं। आपके टोटल इसमें पाठ्यक्रम में 5 बिंदु है: महाद्वीप, महासागर, वैश्विक पवन तंत्र, पर्यावरणीय मुद्दे, जनसंख्या वितरण, प्रवास, वैश्वीकरण। अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक वर्ष देखिए 2016 में हमने एक पेपर लिया है और 2018 की दोनों शिफ्ट ली है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष जिस वर्ष पेपर हुआ है उस वर्ष वैश्विक पवन तंत्र से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन 2 प्रश्नों को हम यहाँ क्लियर कराएंगे, ताकि जिनके ये क्वेश्चन आएंगे उनके 100% सही होने की संभावना है। 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है। कौन से? जैसे आप देखोगे आपके स्थायी, यानी कि जो आपके पवन तंत्र है, पवन तंत्र यानी कि पवन तंत्र आपके 3 प्रकार का होता है: स्थायी पवन, मानसूनी पवन और स्थानीय पवन। स्थायी पवन ऐसी होती है जो साल भर एक ही दिशा में चलती है, यानी कि जिनकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता। मानसूनी पवन ऐसी होती है जिनके 6 माह में परिवर्तन होता है। और स्थानीय पवन ऐसी होती है जिनमें दिन में, रात में, यानी कि माह में परिवर्तन होता रहता है। तो आपके स्थायी पवन को आपके पूछ सकता है, इसका अलग अलग नाम भी है, जैसे आपके सनातनी पवने, प्रचलित पवने, भूमंडलीय पवने। तो आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सी प्रचलित पवन नहीं है। तो ध्यान रखिए स्थायी पवन को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। लेकिन जैसे आपके व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय 3 प्रकार की स्थायी पवन है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इनको याद कैसे करना है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि जब याद करके जाते हैं तो वहाँ पेपर आता है तो बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वहाँ दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन आने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके इसमें 2 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपके सब्जेक्ट के पेपर में आपके लोड कम हो जाएगा, और लोड कम होने से क्या होगा, आपका पेपर और अच्छा जाएगा। जैसे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, दक्षिण पश्चिम से चलने वाले स्थायी पवन का नाम क्या है? उत्तर पश्चिम से चलने वाले स्थायी पवन का नाम क्या है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? कौन सी हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सी ठंडी पवन का उदाहरण नहीं है? पवनों की दिशा में विचलन का कारण क्या है? यानी कि 6 क्वेश्चन दिए हैं हमने। अब एक बार आप देखना, मैं पहले आपको इसको करा दूँ, 2 नंबर का मामला है इसलिए मैंने ये जरूर लिया है आपको कराने के लिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशाएं होती है, आप जानते हो। एक बात और, व्यापारिक बड़ा शब्द है और पछुआ छोटा शब्द है, यानी कि व्यापारिक में लगभग 4 शब्द अक्षर है और पछुआ में 3 अक्षर है। पश्चिम में आप देखोगे बड़ा शब्द है और पछुआ छोटा अक्षर है, तो पश्चिम बड़ा और पूर्वी छोटा। जिस तरह व्यापारिक बड़ा है तो पश्चिमी बड़ा है, पछुआ छोटा है तो पूर्वी छोटा है। तो यानी कि व्यापारिक पवनें हमेशा पश्चिमी दिशा की तरफ चलती है और पछुआ पवनें हमेशा पूर्वी दिशा की तरफ चलती है। ये हमेशा अपन को याद रहेगा, ताकि हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे
अपन बात करते हैं कि भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, तो 0 डिग्री से अक्षांश पर हमेशा सूर्य सीधा चमकने के कारण क्या होता है कि यहाँ सूर्य सीधा चमकने के कारण यहाँ पर गर्मी होती है। गर्मी होने से निम्न वायुदाब होने से हवा ऊपर उठती है। हवा ऊपर उठने के बाद में ये हवा उठकर यहाँ पर उतरती है, दोनों तरफ इस तरह से उतरती है, और यहाँ पर उतरने के बाद में ये हवाएं दोनों दिशा में चलती है, यानी कि कर्क रेखा से उधर पीछे चलती है और कर्क रेखा से आगे चलती है। इसी तरह मकर रेखा से आगे चलती है और पीछे चलती है। जो आगे चलती है इस तरह से पश्चिम दिशा की तरफ, इधर भी पश्चिम दिशा की तरफ और इधर पूर्वी दिशा की तरफ, इस तरह से आपके यहाँ से हवाएं चलती है। इस तरह से आपकी हवाएं चलती है। जो पीछे की तरफ हवाएं चलती है उनको बोलते हैं पछुआ पवने, और जो आगे की तरफ चलती है उनको बोलते हैं व्यापारिक पवने। तो आप देखिए, जो आपको दिशा ज्ञात करनी है, यानी कि पश्चिमी दिशा की तरफ चल रही है व्यापारिक पवने, तो आपको केवल क्या ध्यान रखना है, जैसे आपको सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि आपको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध ध्यान रखना है। आपको पूछा ही जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, तो उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री से ऊपर वाला है और दक्षिणी गोलार्ध 0 डिग्री से नीचे वाला है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में देखें तो पवनों की दिशा किस तरह से होती है व्यापारिक पवनों की, तो ये निशान है, तो ये इधर से चल रही है, यानी कि आपके ये उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से आपकी व्यापारिक पवन चल रही है, यानी कि उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण की तरफ चल रही है। और इसी तरह अगर अपन दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो व्यापारिक पवन की जो दिशा होती है वो होती है आपके इस तरह से, देखोगे आप, ये देखिए पूर्व दक्षिण से आपके उत्तर पश्चिम की तरफ इसकी दिशा होती है। अब इसी तरह आपकी पछुआ पवन का पूछेगा वो कि दिशा किस तरह से होती है, तो आप देखिए आपकी पछुआ पवन होती है वो आपके इस तरह से चलती है, आपके पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। अगर फिर दक्षिणी गोलार्ध की पूछे तो दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह से आपके हवा चलती है पछुआ पवन, यानी कि आपके कहाँ से, उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की तरफ हवा चलती है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपकी दिशा पूछने वाला है और 2 क्वेश्चन का नंबर आपके इससे 100% आने वाला है। और जो ध्रुवीय पवन है वो ध्रुवीय पवन आपकी पश्चिम की दिशा की तरफ ही चलती है व्यापारिक हवा की तरह। तो ये बिल्कुल सिंपल आपकी क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में मानसून पवन आने वाली है, तो मानसून में आपको स्थल समीर, जल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर आपको याद करके लेके जाना है, क्योंकि ये आपके सब गाइड में बुक में समय मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि अपने परीक्षा नज़दीक आने वाली है, इसलिए मेरी कोशिश होगी आपके पूरा का सिलेबस आपके कंप्लीट करा दूँ, आपके पूरा टॉपिक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको सबका आपका रिवीजन हो जाए, और अच्छे से जिनकी पढ़ाई अच्छी हो गई उनका भी रिवीजन होगा और जिनकी कम हुई है उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाए, यही मेरा उद्देश्य है। अब स्थानीय पवनें, आपकी स्थानीय पवनें पूछा जाएगी, जैसे आपके इनमें से कौन सी गर्म पवन है, इनमें से कौन सी ठंडी पवन है। तो आपको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक दिया है, जिससे अगर आपको गर्म पवन याद करनी है तो आपको एक सूत्र याद करना है, चिंटू सांप को फांसी ना दो, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है चिंटू सांप को फांसी ना दो। ची से बन रहा है चिनूक, स से बन रहा है सांटाना, ह से बन रहा है हरमटन, ब से बन रहा है ब्लैक रोलर ब्रेक बिल्डर, को से बन रहा है कोयम्बेक, प से बन रहा है फोन, न से बन रहा है नार्वेस्टर। ये आपको गर्म पवनें ध्यान रखनी है। चिनूक हवा उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। इन हवाओं को हिमबख्शी भी बोलते हैं। हिमबख्शी का मतलब है कि ये हवा चलती है तब हिम को, यानी कि बर्फ को पिघला देती है, और बर्फ पिघलने से वहाँ पर छोटी छोटी घास उगाती है जो पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण होती है, यानी कि ये पशुपालकों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सांटा आना, ये भी आपके अमेरिका में चलती है, यानी कि कैलिफोर्निया प्रांत में। कैलिफोर्निया, अब केली इसका मतलब यह है कि केली, यानी कि केली से केला, और ये फलों के लिए नुकसानदायक होती है। तो फल और केला, यानी कि कैलिफोर्निया में चलने वाली हवा होती है सांटाना, जो फलों के लिए नुकसान होती है। हरमटन एक अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली हवा है। इसको डॉक्टर हवा भी कहा जाता है, जिसे आपको यहाँ पर पूछा गया था कौन सी हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। इसको हरमटन को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हवा चलती है तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसी तरह आपको ब्लैक बिल्डर, ये ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका में, कोयम्बेक इंडोनेशिया में, फोन आल्प्स पर्वत में यानी कि यूरोप में, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में, यानी कि न से न्यूजीलैंड में आगे न है और नार्वेस्टर में आगे न है। इस तरह से आप गर्म पवन याद रख सकते हैं। ठंडी पवनों को भी याद करने के लिए आप ट्रिक अपना सकते हैं, जैसे पूरी हिमालय पर मेरे बेटे,
बाबू को फिर से देखा, यानी कि पूरी हिमालय पर मैंने मेरे बेटे बाबू को फिर से देखा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इससे आप बना सकते हैं पू से पुरगा, वी से विली विली, विली विली विवाह, ही से हबूब, मेरे से मेस्टल, बेटे से बोरा, टेबल ब्लॉक, टी से बाबू से बुरान, अफिरियाजेम, फिर से यानी फिराजम। इनसे एक एक से आप बना सकते हैं, यानी कि पुरगा, विली विली, विली विली, जैसे विली विली कहाँ चलती है, विली विली वाव कहाँ चलती है, तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलती है, और विली वाव कहाँ चलती है, अलास्का में चलती है, जो अमेरिका का 50वां प्रांत है। हबूब सूडान में चलती है, मेस्टल इटली में चलती है, टेबल ब्लॉक, वाइज, बुरान, फिराजिम ये ब्राज़ील में चलती है। तो इस तरह से आपका रिविजन हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। इनको एक बार 2-3 बार, अगर आपको याद नहीं हो तो आपको 2-3 बार रिविजन करने की जरूरत है, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देखना है। इसी तरह अब आपके 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बन रहे और 3 क्वेश्चन और बनेंगे आपके। 3 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे आपके, महाद्वीप, महासागर, पर्यावरणीय मुद्दे और जनसंख्या वितरण इससे प्रवास से। तो पर्यावरणीय मुद्दे जो आपके जितने भी सम्मेलन हुए, जैसे आपके 1972 में सर्वप्रथम जो पर्यावरण का सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी सम्मेलन, ओजोन परत सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, इनके सन आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरह महाद्वीपों में जिन महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां हैं, जिस तरह से आपके पूछे गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन से हैं, सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से उसमें प्रायद्वीप है, ये भी पठार आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरह जिस महासागर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, जैसे अंटार्कटिक महाद्वीप, महासागरों में कौन कौन से द्वीप है, ग्रीनलैंड, बोर्नियो, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ये छोटे छोटे द्वीप आपको याद रखने, क्योंकि आपके महाद्वीप और महासागर से संबंधित बहुत सी जानकारी आपके गाइडों में मिल जाएगी। तो इनको याद करना बहुत आसान है, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सब ज़्यादा आपको मैंने बता दिया, जो आपके क्वेश्चन आने वाले थे, आपके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आपको उम्मीद है कि आपको पवन तंत्र क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगला जो टॉपिक लेंगे वो आपके जितने भी टॉपिक महत्वपूर्ण है उन सब टॉपिकों को लेंगे और आपके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में फिर लास्ट में जाकर एक पूरा वीडियो बनाएंगे। उसी वीडियो के माध्यम से जितने भी जो पेपर हुए हैं, पेपर के आधार पर आपका पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा